नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 8 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय होता है और इसका जो विघटन नहीं होता है। राज्यसभा या फिर राज्यों की परिषद भारत के संसद का उच्च सदन होता है और प्रत्येक सदस्य जो है वो 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि हालांकि 1/3 जो सदस्य होता है वो हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नव निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होते हैं। सबसे वरिष्ठ मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है को प्रधानमंत्री के द्वारा सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इतना कुछ आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे कहा कि एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है? तो देखिए ये कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे 360 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा? 45 आएगा, यानी कि यहाँ पे इसका 45 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नियमित अष्टभुज का बाहरी कोण, जो यहाँ पे जान लीजिए कि एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप जो 360 होता है। ठीक है, उसमें भुजाओं की संख्या को गणना किया जाता है उसके आधार पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 360 को जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली वो 48 डिग्री का आंसर आ जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे कहा कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है? तो देखिए ये क्या होता है? भौतिक फाइबर और ऑप्टिकल उपकरण होता है जो दूरसंचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं को सिग्नल वितरित करता है। यही हो जाएगा। देखिए ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फाइबर आधारित नेटवर्क का एक प्रमुख खंड है जो केंद्र कार्यालय और टर्मिनल उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है। इसकी डिजाइन जो निर्माण प्रक्रिया और परिचालन प्रबंधन विशेषताएं ऑपरेटरों के लिए रणनीतिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि महान भारतीय साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। ठीक है, किसने? कालिदास ने। देखिए कालिदास एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे जिन्हें अक्सर प्राचीन भारत का सबसे महान कवि और नाटककार माना जाता है। उनके नाटक और काव्य मुख्यतः वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित है। उनकी जीवित कृतियों में 3 नाटक, 2 महाकाव्य कविताएं और 2 छोटी कविताएं शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहा कि विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह बृहत संहिता किसने लिखा है? तो देखिए किसने लिखा है? ये वारामिहिर ने लिखा है। देखिए वारामिहिर के द्वारा रचित बृहत संहिता मानव और हित के व्यापक विषयों का एक विश्वकोश है जिसमें ज्योतिष, ग्रहों की चाल, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुकला, फसलों की वृद्धि, विवाह, घरेलू संबंध, रत्न, मोती और अनुष्ठान ये सब शामिल है। इसमें 106 अध्याय भी शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहा कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो देखिए हो जाए हुगली नदी पर स्थित है। देखिए कोलकाता बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के पास हुगली नदी पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसे कृत्रिम रूप से विकसित किया गया है। हुगली चुचूरा या फिर हुगली चीन सुराह भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में हुगली जिले का एक शहर और नगर पालिका है। यह कोलकाता से 35 किलोमीटर उत्तर में हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह हुगली जिले में स्थित है और जो इसका मुख्यालय घर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि ब्रिटिश सेवा में किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये कौन था? ये देखिए ये मंगल पांडे था। ठीक है, मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से ठीक पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। 1984 में भारत सरकार ने उन्हें याद करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए क्या कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है जिसे भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए यहाँ पे परम 8000, परम 8600, परम ब्रह्मा ये सब है। ठीक है, यहाँ पे परम मित्र ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परम मित्र इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय गैर सरकारी कंपनी है। यह एक निजी कंपनी है और इसे शेयर के द्वारा सीमित कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी की अधिकृत पूंजी जो है वो देखिए 916.0 लाख रुपए है और 83.48% चुकता पूंजी अर्थात 764.71 लाख रुपया है। परम मित्र इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रमुख रूप से वित्त व्यवसाय में है और वर्तमान में कंपनी का संचालन कर सक्रिय भी है। उसके बाद जान लीजिए कंपनी दिल्ली रजिस्टर कार्यालय में पंजीकृत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुआ था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा कौन? तो यहाँ पे सबसे पहले होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटित हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए उसके बाद हुआ था कौन? उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, जो कि ये हुआ था कब? ये हुआ था 1920 से 22 के बीच में। ठीक है, 1920 से 22 के बीच में हुआ था, यानी कि यहाँ पे पहले ये आएगा उसके यहाँ पे डी आएगा।
उसके बाद देखिए झंडा सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था कब 1923 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ये कहाँ से हुआ था, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि ये हुआ था कब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए होगा कौन, तो जालियांवाला बाग हो गया, उसके बाद असहयोग आंदोलन होगा, उसका झंडा सत्याग्रह, उसके लास्ट में होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट और स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ताओं सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ एकत्र हुआ था। आज से लगभग 103 वर्ष पहले, जो कि 13 अप्रैल 1919 नरसंहार हुआ था, ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार कर्नल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलीबारी में पुरुष और महिलाओं के बच्चे सहित 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हो गए थे इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा कर या फिर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं शामिल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मनोरंजन कर तो है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी है, वेट भी है, ये पे स्टाम्प शुल्क यहाँ पे नहीं हो जाएगा। देखिए स्टाम्प शुल्क एक कर है जो एकल संपत्ति खरीद या दस्तावेजों पर लगाया जाता है। यह दिखाने के लिए दस्तावेज के कानूनी रूप से प्रभावी होने से पहले स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था। दस्तावेज के साथ एक भौतिक राजस्व टिकट संलग्न करना या उस पर छापना आवश्यक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार कौन सा विश्वविद्यालय समग्र श्रेणी में भारत में नंबर 1 स्थान पर है। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास हो जाएगा, ठीक है, आईआईटी मद्रास। देखिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को एमएचआरडी के द्वारा अनुमोदित किया गया था। 29 सितंबर 2015 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह रूपरेखा देश भर के संस्थानों को रैंक करने की एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे कहा कि डैश में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान आयुष क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने वाला पहला संस्थान कौन हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा जामनगर में, ठीक है, जामनगर में। देखिए आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात भारत की स्थापना, देखिए गुजरात जो कि भारत जिसकी स्थापना हुआ था 1967 में, इसका एक संयुक्त परिषद राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के साथ जिसे 2020 में स्थापित किया गया था। 1967 में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद या गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय विश्व भर में आयुर्वेद के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहा कि भारत के बैंकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, यही यहाँ पे सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका प्राथमिक कार्य देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन और संचालन करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत वर्ष 1935 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। केंद्रीय बैंक भारतीय रुपये के मुद्दे और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहा कि केरल से होकर गुजरने वाले अक्षांश निम्न में से भी गुजरता है। तो ये तमिलनाडु से भी गुजरता है। ये तो केरल पश्चिम में अरब सागर, लक्षद्वीप सागर और पूर्व में पश्चिम घाट के बीच स्थित है। केरल का तट लगभग 580 किलोमीटर लंबा है। केरल जो है उत्तरी अक्षांश में यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 17 मिनट और 30 सेकंड उत्तर और 12 डिग्री 47 मिनट और 40 डिग्री 40 सेकंड उत्तर और पूर्वी देशांतर, जो कि 74 डिग्री 27 मिनट 47 सेकंड पूर्व और 77 डिग्री 37 मिनट और 12 सेकंड पूर्व के बीच स्थित है। भारत के तमिलनाडु का जो अक्षांश यहाँ पे देखिए इतना और इतना के देशांतर है। तमिलनाडु भारत जो है इतना उत्तर और इतना डिग्री यहाँ पे पूर्व के निर्देशों के साथ राजस्थान श्रेणी में भारत देश में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि एकला चोलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एक दक्षिण एशियाई बंगाली बहुश्रुत थे जिन्होंने कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकवाद के साथ बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को नया आकार दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं है, तो देखिए केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है, ये तो सही है। उसका कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में, ये भी सही है। तारापुर परमाणु रिएक्टर जो कि महाराष्ट्र में, ये भी सही है। नरोरा परमाणु रिएक्टर राजस्थान में, ये गलत है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। देखिए नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के उत्तर प्रदेश में नरोरा बुलंदशहर जिले में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। प्रदेश में नरोरा बुलंदशहर जिले में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ 2 परिचालन इकाइयां हैं जिन्हें IN-7 नरोरा और 1 ओरायन 8 नरोरा 2 बिजली संयंत्र कहा जाता है। नरोरा का डिजाइन, निर्माण और संचालन जो NPCIL के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे क्या है कि सुल्तान अजलन शाह कप टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता था। तो देखिए ये जीता था दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। देखिए फाइनल में मैच 1-1 से बराबरी पर समाप्त होने के बाद दक्षिण कोरिया ने पेनाल्टी शूटआउट में भारत को 4-2 से हराकर तीसरी बार टूर्नामेंट जीत लिया। इस वर्ष के कप के लिए टीमों की संख्या पिछले वर्ष के टूर्नामेंट के समान है जहां 6 टीमें ने प्रतिस्पर्धा किया था। सुल्तान अजलन शाह कप के इस संस्करण में भारत, कनाडा, जापान, मलेशिया, पोलैंड और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे क्या कि आम का फल का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा।
तो ये देखिए ये होगा मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंगीफेरा इंडिका है जिसे आमतौर पर आम के नाम से भी जाना जाता है। एनाकार्डियासी परिवार में फूलों के पौधे की एक प्रजाति है। यह एक बड़ा फलदार वृक्ष है जो 30 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने में सक्षम है। आधुनिक आमों में दो अलग अलग आनुवंशिक आबादी होती है, भारतीय प्रकार और दक्षिणी पूर्व एशियाई प्रकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन नील की जबरन खेती से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। देखिए सत्याग्रह आंदोलन कई बार हुआ था, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, उसके बाद महार सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह वगैरह इस तरह। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन की तारीखें जान लीजिए। चंपारण सत्याग्रह साल 1917 में हुआ था, यह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। उसके बाद खेरा सत्याग्रह साल 1918 में हुआ था, यह गांधी जी के नेतृत्व में तीसरा सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद नमक सत्याग्रह जो कि 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया था। उसके बाद महार सत्याग्रह जो कि 20 मार्च 1927 को हुआ था। इस सत्याग्रह की अगुवाई भीमराव अम्बेडकर ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत सरकार के निम्न में से किस योजना का जो उद्देश्य है 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो ये हो जाएगा मनरेगा के तहत। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में भी जाना जाता है, 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित भारतीय कानून है। मनरेगा जो है वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्यक्ष वित्त वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानून गारंटी प्रदान करता है। उसके बाद जान लीजिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या फिर नरेगा, बाद में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल होने के कारण माइकल फ्रांसिस और डायर की हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो उधम सिंह के द्वारा कर दिया गया था। देखिए उधम सिंह गदर पार्टी और HSRA से संबंधित एक भारतीय क्रांतिकारी थे। 13 मार्च 1940 को भारत में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि FTTP का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है फाइबर टू द प्रीमाइसेस। ठीक है, देखिए आवासीय फाइबर टू द प्रीमाइसेस यानी कि FTTP शब्द फाइबर एक्सेस तैनाती में उपयोग की जाने वाले उपकरण को संदर्भित करता है। फाइबर अंतिम उपयोगकर्ता परिसर तक फैले हुए हैं और उपकरण को आवासीय अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए डिजाइन और अनुकूलित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पौधा है जो थैलोफाइटा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ये फनारिया ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पर फनारिया काई की लगभग 210 प्रजातियों की एक प्रजाति है। फनारिया हाइग्रोमेटिका सबसे सामान्य प्रजाति है। यह नाम लैटिन शब्द फनीस से लिया गया है जिसका अर्थ है रस्सी। ठीक है, रस्सी है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किसने 21 अगस्त 2020 को विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था रॉबर्ट अजय वेदो ने दिया था। ठीक है, रॉबर्ट अजय वेदो। रॉबर्ट कार्वाल्डो डी अजेवेदो एक ब्राजीलियाई कैरियर राजनयिक हैं जिन्होंने 2013 से 2020 तक विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। 2020 से लेकर के वह पेप्सिको में कार्यकारी उपाध्यक्ष और कॉरपोरेट मामले के निदेशक रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में पास्कल लेमी की जगह लिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि वन आवरण क्षेत्र के मामले में कौन सा भारतीय राज्य सिर्फ 5 में नहीं है? तो अभी छत्तीसगढ़ तो है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, ये पंजाब नहीं हो जाएगा यहाँ पर। देखिए भारत का वन क्षेत्र अब जो है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है जो 2019 में 67% से अधिक है। वृक्ष आवरण को अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर पाए जाने वाले 1 हेक्टेयर से कम आकार के सभी वृक्ष क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का भूमि से घिरा हुआ देश नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा? पराग्वे हो जाएगा। पराग्वे। देखिए दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें 12 संप्रभु देश और 2 गैर संप्रभु क्षेत्र हैं। दक्षिण अमेरिका के इन देशों में से 2 देश ऐसे हैं जो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं, जिसमें कौन कौन? देखिए बोलाविया हो गया, पराग्वे हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के निम्न में से किस में पौधे की क्रिया जड़ और तना पत्तियों में विभाजित नहीं होती है? तो देखिए किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्पाइरोगाइरा में हो जाएगा। ये देखिए स्पाइरोगाइरा जो है वो जिग्मे मेटल्स क्रम का एक फिलामेंट्स चारोफाइट हरा शैवाल है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट की पेचदार या फिर सर्पिल व्यवस्था के लिए रखा गया है, जो कि जीनस की विशेषता है। यह आमतौर पर मीठे पानी के आवासों में पाया जाता है। यह दुनिया में स्पाइरोगाइरा की 400 से अधिक प्रजातियां भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा कि नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है? तो देखिए ये हो जाएगा कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। देखिए नियाग्रा फॉल्स में नियाग्रा नदी पर 2 झरने हैं जो न्यूयॉर्क और
और ओंटारियो कनाडा के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। सीमा के अमेरिकी हिस्से पर स्थित अमेरिकन फॉल्स फॉर कनाडियाई किन्नौर के स्थित है, कनाडियाई किनारे पर स्थित है। कैनेडियन या हॉर्सोसू फॉल्स दुनिया के अधिकांश सबसे ऊंचे झरने के ऊपर बहुत कम पानी बहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसने भारत की योजना आयोग का स्थान लिया है? तो देखिए ये हो जाएगा कौन, तो नीति आयोग ने ले लिया है। देखिए नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नोडल एजेंसी को आर्थिक विकास की गति देने और बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत के राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो हम देखिए नाटो का ब्रुसेल्स ये तो सही है, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी ये भी सही है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क ये भी सही है, ओपेक का जूरिच ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन है। तेल मांग आपूर्ति बाजार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में संगठन में 15 सदस्य देश हैं, ठीक है। अतः यहाँ पे देख लीजिए सब देशों का नाम दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे का कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्र की सूची है? तो देखिए एक हो जाएगा अनुसूची 1 में, ठीक है। देखिए भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख है। संविधान की अनुसूची में कहा गया है कि राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि रेशम प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? तो देखिए ये हो जाएगा बॉम्बेक्स मोरी से प्राप्त होता है। देखिए बॉम्बेक्स मोरी घरेलू रेशम कीट कीट परिवार बॉम्बेसीडे का एक कीट है। यह जंगली रेशम कीट बॉम्बेक्स मंदारिना का निकटतम रिश्तेदार है। रेशम कीट का लार्वा है या फिर कैटरपिलर है। रेशम का प्राथमिक उत्पादक होने के कारण यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है। बॉम्बेक्स मोरी उनकी रेशम ग्रंथियों में एक तरल पदार्थ का उत्पादन करती है जो उनके मुंह पर स्पिन रेट्स के माध्यम से बल देता है। उसके बाद जान लीजिए कि द्रव वायु में कठोर होकर के रेशम का धागा बनाता है जिसे वे अपने चारों ओर लपेट कर अपना कोकून बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। देखिए विक्रम अम्बालाला साराभाई एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद किया। उन्हें 1966 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि खिलाड़ियों को उनके संबंधित विषयों में उत्कृष्ट हासिल करने और मजबूत खेल कल्याण उपायों को लागू करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए डैश को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये हो जाएगा AFSCB, ये हो जाएगा यहाँ पर। देखिए AFSB को 8 दिसंबर 2020 को पिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की प्रतिष्ठित जूरी द्वारा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो न्यायमूर्ति मुगल ने किया था। पुरस्कार समारोह 8 दिसंबर 2020 को वस्तुतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ और AFSCB के उपाध्यक्ष एयर कमोडोर आशुतोष चतुर्वेदी ने फिक्की के अध्यक्ष से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किस खोज के लिए आल्टर हाटन और राइस को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था? तो देखिए किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान के लिए। देखिए हेपेटाइटिस सी एक लीवर संक्रमण है जो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस सी संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से फैलता है। यह एक वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है जो लीवर पर हमला करता है और सूजन पैदा करता है। हेपेटाइटिस सी का इलाज एंटीवायरल दवा से किया जाता है। देखिए यहाँ पे कि इसका जो आमतौर पर 2 से 6 महीने तक हर दिन ली जाने वाली मौखिक दवाओं से ठीक हो जाता है। 36 के भोटिया भारत के निम्न से किस राज्य अनुसूचित जनजाति के हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का जनजाति है ये। देखिए भोटिया जनजाति के लोग हिमालय बेल्ट से संबंधित मूल स्वदेशी लोग हैं। नेपाल में वे नेपाल के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं जहां वे अन्य तिब्बती क्षेत्र के ऑटो चथुनस लोग हैं वहां पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कि 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस आयोजित करने का संकल्प अपनाया है? तो देखिए एक अपनाया है 7 सितंबर को। देखिए नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर 2022 से शुरू हुआ। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमारे स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में स्वस्थ वायु के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। नैरोबी जो कि 7 सितंबर 2021 विश्व ने आज स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह थीम के तहत नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, जो वायु गुणवत्ता और ग्रह एवं मानव स्वास्थ्य के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कि प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइट माइंड्स किसने लिखा है? तो ये लिखा है APJ अब्दुल कलाम जी ने। इग्नाइटेड माइंड्स
अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक डॉक्टर कलाम की पिछली पुस्तक इंडिया 2020 से एक तार्किक कदम आगे है, नई सहस्त्राब्दी के लिए एक विजन, और इसमें एपीजे अब्दुल कलाम के कई प्रेरणादायक संदेश शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि रेड डाटा बुक निम्न पर आधारित डाटा प्रदान करता है। तो देखिए ये होता है किस पर, तो लुप्त प्राय पौधे और जानवर पर। ठीक है, देखिए रूसी संघ की रेड डेटा बुक, जिसे रेड बुक या फिर रूसी रेड डेटा बुक के नाम से भी जाना जाता है, यह जानवरों, पौधों और कवक की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य दस्तावेज है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किसने 1266 से लेकर के 1287 तक के बीच पर भारत में शासन किया था। तो देखिए ये हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने किया था। देखिए गयासुद्दीन बलबन उसने 1266 से लेकर के 1287 तक शासन किया। वह चहलगामी चालीसा का सदस्य था। उसने चहलगामी की शक्ति को तोड़ दिया और ताज की प्रतिष्ठा को बहाल कर दिया था। उसने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना बनाई और सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किया था। उसके बाद जान लीजिए कि उसने जिल इलाही यानी कि ईश्वर की एक छाया की उपाधि धारण किया और लोगों को प्रभावित किया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसने सिजदा और पैबोस की ईरानी समारोह पर जोर दिया। बलबन ने नवरोज के त्यौहार की शुरुआत किया था। उसने रक्त और लोह की भी नीति अपनाया था। उसके बाद जान लीजिए कि वह फारसी साहित्य का संरक्षक था और उसने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।